हाय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बेसिक फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक फिजिक्स में एक टॉपिक अपन कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है मोशन। अब मोशंस के बारे में पूरा फिजिक्स का स्टडी करना है अपने को। सबसे पहले मोशंस क्या होती है। देखो, बॉडीज दो तरीके से रह सकती है, बॉडी एट रेस्ट या बॉडी इन मोशन। अब रेस्ट किसको बोला जाता है और मोशन किसको बोला जाता है? When there is no change in position of the body relative to the fixed point, then we say that body at rest. मतलब टाइम के साथ बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं बॉडी रेस्ट है। और मोशन किसको बोला जाता है कि when there is a relative change in position of the body with respect to the time and observer, मतलब है कि बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ और ऑब्जर्वर को देखकर यदि चेंज हो रहा है तो है मोशन। तो देन फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज मोशन, द रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड ऑब्जर्वर, दैट इज कॉल्ड एज मोशन। तो आज हम मोशंस के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो मोशंस क्या होते हैं, डेफिनेशन क्लियर हुई, अभी डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन क्या है। मोशंस के डेफिनेटली जो लिखा है देखो, रेक्टिलिनियर मोशन, एंगुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये डिफरेंट टाइप्स बनते हैं मोशंस के। अब उसमें रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? द मोशन इन विच बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो यहां सपोज इनिशियल टाइम में बॉडी ए पोजीशन पे है एंड आफ्टर सम टाइम बॉडी बी पर गई है, तो बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी कैसे गई है? इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे एकदम स्ट्रेट लाइन में बॉडी गई है तो इस मोशन को बोला जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन का डेफिनेशन क्लियर हुआ, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, देन सेकेंड टाइप होता है एंगुलर मोशन। अब एंगुलर मोशन नाम ही आ गया, एंगुलर यानी एंगल। जिस मोशन में बॉडी मोशन करते समय एंगल्स करते जा रही है। जैसे देखो यहां बॉडी इनिशियल पोजीशन में कहा है ए पर और कुछ टाइम के बाद बॉडी कहा जा रही है बी पर, बट ये जाते समय बॉडी ने क्या कर दिया? एंगल कर दिया, इसीलिए इसको बोला जाता है एंगुलर मोशन। फिर से एंगुलर मोशन के और दो टाइप होते हैं जहां बॉडी दो तरीके से एंगल करती है, जैसे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में बॉडी क्या कर रही है? बॉडी परफॉर्म द मोशन इन अ सर्कल, मींस बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कमफरेंस। जब बॉडी सर्कमफरेंस से जाती है तो उसको बोला जाता है सर्कुलर मोशन। और सेकंड इसमें और बॉडी एंगल करती है जिसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। देखो ये बॉडी है, इस तरीके से मैं उसको घुमा दूं तो बॉडी एंगल करते जा रही है, बट इट इज नॉट सर्कुलर मोशन, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। दूसरा और एक एग्जांपल बता दूं आपको, वी सी दैट फैन, इफ यू सी द मोशन कि एट टिप जब फैन रोटेट होगा तो वो एट द एक्सिस वो रोटेट हो रहा है, बट यदि अपन ये टिप की बात करते हैं तो वो क्या कर रहेगा? सर्कुलर मोशन। तो इस तरीके से एंगुलर मोशन दोनों इसमें बॉडी जब मोशन कर रही है तो एंगल कर रही है, इसीलिए इसको एंगुलर मोशन बोला गया। एंड व्हेन बॉडी मूव्स अराउंड द सर्कमफरेंस दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, एंड व्हेन बॉडी रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। तीसरा ऑसिलेटरी मोशन, द मोशन ऑफ द बॉडी टू एंड फ्रो मोशन। जहां बॉडी टू मतलब टूवर्ड्स एंड फ्रो मींस अवे, जब बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है अबाउट मीन पोजीशन। एग्जांपल बता दो, सिलाई मशीन का जो नीडल होता है वो नीचे जाता है और ऊपर आता है, ऑसिलेट कर टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। जैसे बॉडी ए से गई है बी पर गई है, बी से जाके वापस आ रही है ए पर, और ये जो सेंटर पोजीशन है जो अपन उसको मीन पोजीशन बोलते हैं, जिसमें क्या हो रहा है? बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। इसीलिए ऑसिलेटरी मोशन का डेफिनेशन क्या होगा? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी about its mean position is called
oscillatory motion. Okay, then the next type is projectile motion. अब projectile motion क्या होता है कि the motion in which body throws in air and perform the motion under gravity, it performs a parabolic path. बॉडी जैसे देखो, बॉडी यहां से फेंकी गई है in air and it performs the motion under the gravity and that it follows parabolic path. Okay, so that motion is called projectile motion. Simple example है, क्रिकेट में जो बॉल ऊपर जाता है और जहां से फेंका गया वो ग्रेविटी से ऊपर होते हुए एक प्लेस पे गिर जाएगा, तो ये जो पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है अंडर द ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी अपन मोशन से रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोशन में यूज होती है। फर्स्ट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिफरेंस क्या बनता है वो देखेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस का डेफिनेशन डिस्कस कर ले तो actual path length covered by body from its initial position to the final position during its motion। मतलब बॉडी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जितना एक्चुअल पाथ कवर कर लेती है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। कभी कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कभी सेम होता है, कभी डिफरेंट कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज बॉडी इनिशियल पोजीशन ए पर है एंड देन बॉडी गोज टू बी, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन है बी, ए से बी। सपोज बॉडी ने 10 मीटर तक पाथ लेंथ कवर किया तो इसका डिस्टेंस हुआ 10 मीटर। ओके, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। मतलब बॉडी का इनिशियल पोजीशन ए है और बॉडी का फाइनल पोजीशन बी है, तो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कवर हुआ दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब यार डिस्टेंस कितना हुआ? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 मीटर। ओके, अभी यहां देखो, बॉडी इनिशियली कहां थी? ए पर, देन बॉडी गोज टू बी and then body goes to C। तो बॉडी में during the motion बॉडी का पाथ कैसे बना? A B C। तो टोटल पाथ लेंथ कितना कवर किया? इधर से A से B सपोज 10 मीटर है, B से C 9 मीटर हुआ, तो टोटल पाथ लेंथ कितना कवर हुआ बेटा? 19 मीटर। तो यहां डिस्टेंस हुआ 19 मीटर। चलो, यहां बॉडी का एक्चुअल पोजीशन कौन सा था? A, और बॉडी का फाइनल पोजीशन कौन सा है? C। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा बन रहा है? A to C। सपोज A to C 30 मीटर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 30 मीटर। मतलब यहां डिस्टेंस 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, यहां डिस्टेंस 19 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 13 मीटर। मींस जो डेफिनेशन अपन डिस्कस किए, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, that is called distance, and shortest distance from initial to final position that is called displacement। यहां इसी तरीके से फिर और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और सेकंड डिफरेंस देखना चाहते हैं, बट उसके पहले अपने को स्केलर और वेक्टर्स क्या होता है ये पता होना चाहिए। स्केलर्स वो क्वांटिटीज है which can be represented only by magnitude, जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। The quantity which can be represented by magnitude are called scalars। और सेकंड पार्ट की वेक्टर्स क्या है? The quantity which can be represented by magnitude as well as direction, both, उसको बोला जाता है वेक्टर्स। अभी यहां देखो, अभी हमने डिस्टेंस का बोला कि बॉडी व्हेन स्टार्ट फ्रॉम A to B, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बना है A to B, तो डिस्टेंस कितना हुआ? तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, मतलब डिस्टेंस था 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना बना? 10 मीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। याद रखिए, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम A गोस टू B देन C, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड हुआ 19 मीटर एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन दैट इज 13 मीटर। अभी देखो, यहां पाथ डायरेक्शन चेंज होने से पाथ लेंथ जो होती है उसमें कोई इफेक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। मतलब डिस्टेंस से जो क्वांटिटी है वो स्केलर है, क्योंकि इसको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं रही। बॉडी ए से बी, बी से सी गई है, बट ड्यूरिंग द मोशन उसका डायरेक्शन जब चेंज हो रहा है तो ये इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं थी एंड टोटल पाथ कवर्ड इज
90 मीटर। बट यदि डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट में इफेक्ट हो जाएगा। देखो बॉडी ए से बी गई है, बी से सी गई है, शॉर्टेज डिस्टेंस बना ए टू सी 13 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 13 मीटर। बट यदि बॉडी बी से सी यहां आती है, बी से सी यहां आती है और ये शॉर्टेज डिस्टेंस बनेगा, फिर ये सपोज ये 9 मीटर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन यदि बॉडी की चेंज होती है तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी हुई? वेक्टर, और डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी। लास्ट पार्ट में अपन डिस्कस किए थे मोशन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें टाइप ऑफ मोशंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अपन डिस्कस किए थे। आज उसी को नेक्स्ट पार्ट अपन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट होगा अपना स्पीड और वेलोसिटी, इसके बारे में डिफरेंस और उसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये टॉपिक समझते समय यदि अपन एग्जांपल से ले तो टॉपिक बहुत ही आसान होगा। देखो पहले सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझा दूंगा, बाद में टॉपिक के डेफिनेशंस और उसके बारे में आएंगे। सपोज एक कार है जो ए पॉइंट, एक डिस्ट्रिक्ट सपोज मंडाला, यहां से निकलकर वो जा रही है नागपुर। तो ये पाथ हुआ ए से लेके लास्ट को पहुंचेगी, मतलब भंडारा से लेके पहुंचेगी नागपुर तक। ये टोटल पाथ लेंथ जो है, सपोज ए से लेके यहां डी तक, नागपुर तक, एक टोटल पाथ लेंथ है 60 किलोमीटर का। और सपोज 60 किलोमीटर के लिए ए मतलब भंडारा, डी मीन्स नागपुर, ये जाने के लिए उसको टोटल टाइम लगता है 2 आवर। ओके, एग्जाम्पल हो गया, कार निकली भंडारा से पहुंचती है नागपुर, टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है 60 किलोमीटर और उसको टाइम लग रहा है 2 आवर। अभी अपन सबसे पहले जब कार भंडारा से नागपुर पहुंचती है तो उसका स्पीड क्या है और उसकी वेलोसिटी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्पीड का डेफिनेशन, स्पीड इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल। ये डेफिनेशन है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन गिवन टाइम इंटरवल। डेफिनेशन होगी। अब देखो स्पीड कैलकुलेट करना है, बॉडी कहां से निकली है? ए भंडारा से, पहुंची कहां है? डी पर, मतलब नागपुर। यहां से लेके यहां तक पाथ तो स्ट्रेट नहीं है, बट जो भी रहेगा पाथ, जिस पाथ में टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो हुआ है 60 किलोमीटर और उसके लिए टाइम लगा है 2 आवर। तो स्पीड क्या होगी? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल? 60 किलोमीटर, और उसके लिए लगा हुआ टाइम कितना है? 2 आवर, बराबर। तो ये हुआ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम इंटरवल। अभी स्पीड के भी टाइप्स होते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब ए से लेके डी तक, भंडारा से लेके नागपुर तक, टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है और उसको लगा हुआ टोटल टाइम इंटरवल, जिससे मिलेगा आपको एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितनी बनेगी? ये एवरेज स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर टोटल पाथ कवर्ड हुआ, उसके लिए लगा हुआ टाइम है 2 आवर, मतलब हो गया ये 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया एवरेज स्पीड। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 5/18, मतलब ये होगा 8.33 मीटर पर सेकंड। ये हुई एवरेज स्पीड। कभी भी कन्वर्शन किलोमीटर पर आवर का कन्वर्शन मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड। एक कन्वर्शन ध्यान में रखना आपको। स्टार्टिंग 11 के टॉपिक में पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाउ इट इज 5/18। ओके, तो ये हुआ एवरेज स्पीड। अब डिस्कस करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट को, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में ली गई हुई स्पीड जो होती है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इट इज टेकन फॉर अ शॉर्ट इंटरवल। जैसे देखो
अब अपने को इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करना है तो अपने को एक शॉर्ट इंटरवल लेना है, 1 सेकंड 2 सेकंड ऐसा। जैसे मान लो B से लेके C तक इस शॉर्ट इंटरवल में बॉडी कहां से गई, कार कहां से गई, B से गई, कहां तक पहुंची है, C में। तो इसका टोटल जो पाथ कवर्ड किया अभी ये वाला, मान लो ये टोटल पाथ है 20 मीटर का और 20 मीटर का ट्रैवल करने के लिए उसको लगा है 2 सेकंड। तो टोटल पाथ कितना कवर हुआ, 20 मीटर। और शॉर्ट इंटरवल बोला 1 सेकंड है 2 सेकंड, तो हम 2 सेकंड की बात कर रहे हैं। तो 20 मीटर ये कितने टाइम में, 2 सेकंड में। इसीलिए इसका स्पीड बनेगा अभी 10 मीटर पर सेकंड। तो ये जो हुआ ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हुआ, ये हुआ एवरेज स्पीड। एवरेज यानी टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। और इंस्टेंटेनियस स्पीड देखना है तो शॉर्ट इंटरवल में पर्टिकुलर इंस्टेंट में ली गई हुई स्पीड। तो अभी इस कार का भंडारा से लेके नागपुर तक, मतलब ए से लेके डी तक, उसका एवरेज स्पीड जो बना है 8.33 मीटर पर सेकंड बना है। और उसका यदि इंस्टेंटेनियस स्पीड कंसीडर करते हैं तो शॉर्ट इंटरवल में उसका स्पीड बना है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, स्पीड और वेलोसिटी। कल हमने डिस्कस किए थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस यानी टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द इंटरवल। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट मींस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ओके, तो उसी तरीके से स्पीड ये होता है डिस्टेंस पे डिपेंडेंट और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट। तो व्हाट इज स्पीड, ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं अपन वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज द वेलोसिटी। कॉमन डेफिनेशन होगी वेलोसिटी की, द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इसके भी दो टाइप है, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। मतलब इनिशियल पोजीशन कौन सी थी, ए, फाइनल पोजीशन कौन सी है, डी। इसका जो टोटल डिस्टेंस ये हो गया, ये डिस्टेंस 60 किलोमीटर बन रहा है, बट इसका डिस्प्लेसमेंट सोचेंगे तो ये होगा सीधा। जैसे कार जाएगी सीधा भंडारा से नागपुर तो अपना पाथ करते हुए जाएगी, बट सपोज अपन एरोप्लेन से जाते हैं तो सीधा भंडारा से नागपुर से स्ट्रेट पाथ में जाते हैं, ये वाला। मान लो ये पाथ है, ऐसा पाथ बोले तो डिस्टेंस हो गया, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन ए, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लो 50 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर ये हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। और 60 किलोमीटर ये था उसका डिस्टेंस, यहां से लेके ऐसा जाके ये हुआ 60 किलोमीटर मानते हो। और तो ए से डी का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 50 किलोमीटर बना और टाइम इंटरवल उतना ही रहा है तो 2 किलोमीटर। तो इसका जो स्पीड बनेगा 25 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ उसका एवरेज वेलोसिटी। अब अपने को कैलकुलेट करना है उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फिर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि इंस्टेंटेनियस के लिए बोले तो एक इंस्टेंट के लिए, एक शॉर्ट इंटरवल के लिए ली हुई वेलोसिटी। सो अगेन वी कंसीडर कि फॉर शॉर्ट इंटरवल मतलब 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए बात करते हैं कि फिर से शॉर्टेस्ट टाइम मतलब बी से लेकर सी तक यदि कार जा रही है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये था डिस्टेंस और ये हुआ उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मान लो ये डिस्टेंस 15 मीटर है, मान ले ये कितना था 20 मीटर, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मानते हैं कि 15 है। टाइम की इंटरवल कितना 2 सेकंड, तो 15 मीटर में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी जिसको अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं कितने टाइम इंटरवल में 2 सेकंड में, तो ये होता है 755 मीटर पर सेकंड। देखो अभी आपको क्लियर हुआ होगा स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। देखो वैल्यू अलग अलग आ रही है। स्पीड बोले एवरेज वेलोसिटी कितनी आई 8.33, इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी आई 10 मीटर पर सेकंड, एवरेज वेलोसिटी कितनी आई 25 किलोमीटर पर आवर। ओके,
उसको कन्वर्ट करना तो फिर से 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी 7.5 मीटर पर सेकंड। एक बार फिर से क्लियर कर दे, बहुत आसान पार्ट है, देखो डायग्राम से सोचोगे तो बहुत आसान होगा। ये टोटल पाथ हुआ 60 किलोमीटर, इसको लगा हुआ टाइम है 2 आवर, टोटल पाथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, इससे मिलेगी अपने को एवरेज स्पीड। ओके, और अपने को इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करना तो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है, तो हमने बी से सी वाला पार्ट कंसीडर किया था। इसमें ये टोटल पार्ट बी टू सी, ये वाला पार्ट, ये जो था सपोज मानते हैं कि 20 मीटर है, उसके लिए लगा टाइम 2 सेकंड है, तो इसका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड बना 10 मीटर पर सेकंड बना है। अब अपन वेलोसिटी पे आते हैं, तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो इनिशियल पोजीशन थी ए, फाइनल पोजीशन थी डी, इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था ये अपन कंसीडर किए थे कि 50 किलोमीटर है, टाइम इंटरवल उतना ही लगा 2 आवर, तो उसका स्पीड वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो बनी है 25 किलोमीटर पर आवर बनी है। और फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए बात करते हैं, तो बी से सी ये वाला डिस्टेंस नहीं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसीडर करते हैं 15 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 2, तो बना 7.5 मीटर पर सेकंड। हाँ डियर स्टूडेंट, in the last period we discussed about the quantities related to the motion. स्पीड क्या होती है, स्पीड के टाइप्स क्या होते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी की टाइप क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, so that we discuss in the last period. Okay, so now we go to the next part, that is related to the motion, position time graph, जिसको अपन फिर से बोल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बट एक मिनट, फिर से ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले फिर से मैं एक बात बताना चाहता हूं कि फिजिक्स को रटो मत। फिजिक्स को किस तरीके से कैप्चर करना है, रटने से ज्यादा नहीं होता कुछ, किस तरीके से कैप्चर करना होता है, एक मेथड है। लास्ट पीरियड में भी हुआ है और इस बार भी बता रहा हूं मैं कि मेथड को रटना नहीं है। एक सिंपल टॉपिक जो स्टार्ट किया अपन ने, ग्राफिकल मेथड, पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोला जाता है, ठीक है। बट फिर से फिजिक्स आसान करना है। आसान किस तरीके से होता है, जब अपन वो टॉपिक को लेकर ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स देके अपन पढ़ते हैं, तो एग्जांपल से समझना आसान बनता है। और सीधा सीधा डेफिनेशन रट लिए तो 3 बार रटना पड़ेगा और क्या होगा, बट अपन को उसका कंफर्मेशन नहीं होता। कंफर्मेशन तब होता है जब अपने को पूरा टॉपिक पता चलता है। टॉपिक तब पता चलता है जब अपने पास उसका एग्जाम्पल होता है। अब देखो, आज न्यू टॉपिक, सेक्शन 3 पार्ट चल अपना मोशन का, पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको अपन फिर से बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अभी आपको लास्ट पीरियड में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, इनका डिफरेंस बता चुका हूं, ठीक है। अभी आगे का पार्ट पोजीशन टाइम ग्राफ, उसी को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो अभी देखो, कोई भी बॉडी हो सकती है तो क्या कर सकती है, किस तरीके से उसकी मोशन हो सकती है। स्टूडेंट्स, यू नो कि बॉडी 3 तरीके से अपना मोशन कर सकती है। कैसे? देखो, एक तो बॉडी रेस्ट हो सकती है, मींस बॉडी इज एट रेस्ट। सेकंड थिंग कि बॉडी, सपोज बॉडी इन मोशन, तो मोशन भी 2 तरीके से होती है, तो बॉडी रेस्ट में होगी या मोशन में होगी, तो बॉडी रेस्ट है। और मोशन में हो तो 2 तरीके से मोशन बनेगी। बॉडी परफॉर्म द मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, जिसको अपन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपन बोल सकेंगे कि बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मींस इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या फिर बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन द टाइम विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, मींस जिसको अपन बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। मतलब 3 कंडीशन आ गई अपने पास। मोशन में 3 कंडीशन आ गई, एक तो बॉडी रेस्ट होगी, या बॉडी परफॉर्म द मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या बॉडी परफॉर्म द मोशन विथ वेरिएबल वेलोसिटी। अभी इसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का क्या रिलेशन बनता है, उसी के बारे में अपने को डिस्कस करना है। सबसे पहले
वेलोसिटी का लास्ट पीरियड में आपको जो डेफिनेशन बताई थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो आपको मैथ्स में भी 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है कि वेलोसिटी का डेफिनेशन ये बताया था मैंने आपको। वेलोसिटी का मतलब था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब रेट जब टाइम से डिवाइड होता है उसको अपन रेट बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेलोसिटी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कौन से एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे। वेलोसिटी टाइम कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। और आपको स्लोप का फॉर्मूला हो चुका है। स्लोप यानी क्या होता है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जो आपने मैथ्स में पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड में। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, मतलब डेल्टा वाई मतलब वाई एक्सिस का जो चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस पे टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको अपन ने क्या बोला था? वेलोसिटी। और यही फॉर्म है किसका? स्लोप का। तो स्लोप ये क्या बना? डिस्प्लेसमेंट का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी सिंपल बात है, वेलोसिटी यानी पोजीशन टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ जो चेंज होता है, जो स्लोप होता है, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। ओके, अभी फिर से बोला कि बॉडी 3 पोजीशन में रहती है। बॉडी एट रेस्ट, या बॉडी परफॉर्म विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या बॉडी मूव्स विथ वेरिएबल वेलोसिटी। अपन एक एक पार्ट के बारे में आएंगे। फर्स्ट कि एक बॉडी या पार्टिकल या बॉडी एट रेस्ट, पहली कंडीशन कि बॉडी कैसी है? एट रेस्ट है। तो रेस्ट है तो क्या होगा? उसमें सबसे पहले बॉडी एट रेस्ट, रेस्ट है मतलब उसका मोशन नहीं हो रहा है, तो उसका पोजीशन टाइम कितना भी बड़ा हो, देखो ग्राफ से सोचना है, ग्राफ पे कॉन्सेंट्रेट करो पहले, सबसे पहले ग्राफ पे कॉन्सेंट्रेट करो कि एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्स मींस डिस्प्लेसमेंट, ये एक्चुअली वाई एक्सिस है बट एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन टाइम ग्राफ में यदि पार्टिकल रेस्ट है तो नेचर ऑफ ग्राफ, अपने को 3-4 चीज अपने को डिस्कस करना है अभी है। नेचर ऑफ ग्राफ, ग्राफ का नेचर कैसे होता है? यदि पार्टिकल रेस्ट है तो ग्राफ का नेचर देखो कैसे दिख रहा है? स्ट्रेट, मतलब टाइम कितना भी बड़ा हो, टाइम बढ़ते गया हो, बट इट इज एट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखो 3 चीज अपने को लिखना होता है यहां। देखो बोर्ड एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस आते हैं तो लिखने का तरीका किस तरीके से होना चाहिए? स्टेप वाइज मार्क होते हैं, बीट मार्किंग होती है, और बीट मार्किंग में लिखते समय जितने पॉइंट वाइज मार्क्स होते हैं वो देखना है। देखो अभी इसमें ये एक पार्ट सिंपल इतना ही टॉपिक आपको पूछा है कि व्हेन पार्टिकल एट रेस्ट, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। अब जब 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? तो फर्स्ट हाफ मार्क्स ऑन द ग्राफ, आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा बेटा, और ग्राफ बनाओगे तो आधा मिनट मिल जाएगा। और वो ग्राफ के बाद उसका जो कंक्लूजन्स आएंगे, जो अभी मैं बताऊंगा, ग्राफ का नेचर कैसे होता है उस पर आधा मार्क्स, वेलोसिटी क्या होती है उस पर आधा मार्क्स, और उसका जो फॉर्मूला आएगा उस पर आधा मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए? 2, हाफ ऑन ग्राफ, ठीक है, हाफ टू एक्सप्लेन द नेचर, हाफ टू राइट वेलोसिटी, एंड उसका जो फॉर्मूला आएगा उसके आधा मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स का पार्ट है, बहुत सिंपल पार्ट है, 2 मिनट में पार्ट हो सकता है ऐसा। चलो ग्राफ बन गया है। ग्राफ बनने के बाद अभी लिखना कैसे होता है? देखो सबसे पहले ग्राफ का नेचर, व्हेन पार्टिकल एट रेस्ट, जब पार्टिकल कैसा होता है? रुका होता है, रेस्ट है, तो ग्राफ का नेचर कैसा है? हाँ स्टूडेंट, इस तरह के बोला था मैं 2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आधा मार्क्स आपको बनाना है ग्राफ, आधा मार्क्स हो गया। सेकंड यू हैव टू राइट नेचर ऑफ द ग्राफ। अब ग्राफ का नेचर कैसा है तो इससे पता चल जाता है कि व्हेन पार्टिकल एट रेस्ट, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन,
पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। मतलब टाइम एक्सिस को ग्राफ कैसे होता है, पैरेलल होता है। आधा मास ग्राफ का नेचर लिखने पर, नेचर क्या होना समझे, द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। हो गया। देन वेलोसिटी, मैंने इसके पहले भी बोला है कि वेलोसिटी यानी क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। और यहां स्लोप बना नहीं है, स्लोप कितना हुआ, 0, इसलिए वेलोसिटी यानी इस ग्राफ का स्लोप कितना बना, 0। इज इट क्लियर? ये हुआ पहला पार्ट। अभी आएंगे हमारे सेकंड पार्ट पे कि पार्टिकल यदि यूनिफॉर्म मोशन करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी परफॉर्म करता है, ये पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, ये पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर से वही पार्ट आएगा, अपने को वही पार्ट करना है कि सबसे पहले ग्राफ पर आधा मास उस ग्राफ का नेचर बताने के लिए, आधा मास उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला, स्लोप जो बनेगा, और आधा मास उसका एक्चुअल फॉर्मूला जो बनेगा उसके बारे में। चलो ठीक है। सबसे पहले व्हेन पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, मतलब पहले नेचर लिखेंगे कि पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या है, व्हेन पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मींस पार्टिकल का स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। स्पीड वेलोसिटी के बारे में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, लास्ट पीरियड में डिस्कस हो चुका है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। बट स्ट्रेट लाइन वाली पार्ट है तो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में लास्ट पीरियड में डिस्कस हो चुका है कि when particle covers equal distance in equal interval of time means its speed, its velocity remain constant। और अभी ये particle moves with uniform velocity, uniform is constant velocity, तो सबसे पहले अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, x एक्सिस से डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसके बारे में डिस्कस करना है। चलो ओके। फर्स्ट वी स्टेट द नेचर ऑफ ग्राफ। जब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता है, व्हेन पार्टिकल परफॉर्म विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी, ग्राफ का नेचर क्या बनेगा, ग्राफ पर आधा मार्क है नेचर एक्सप्लेन करने के लिए। अब नेचर क्या होगा, व्हेन पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन passing through the origin, graph is a straight line passing through origin। ग्राफ का नेचर हुआ। नेक्स्ट आएंगे, ग्राफ का जो स्लोप बनता है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज वेलोसिटी। अब देखो स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको 10th क्लास में मैथ्स में हो चुका है। देखो at time t1 displacement x1, at time t2 displacement x2, so what is the change in displacement, x2 minus x1, and what is the change in time interval, t2 minus t1, so x2 minus x1 upon t2 minus t1, that is gives slope of the graph, and slope of the graph is velocity। okay, और यहां एवरेज कहीं पर भी निकालो, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू सेम होगी, बिकॉज ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। जैसे अपने को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना हो तो क्या करेंगे, एक कोई भी इंस्टेंटेनियस मतलब एक इंस्टेंट पर, लास्ट पीरियड में अपन ने डिस्कस किए थे, एक इंस्टेंट पे मतलब कोई भी एक इंस्टेंट ले लो, या ये पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो टाइम बनेगा लेट वी अज्यूम t, और ये पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा दैट इज x। तो यहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी x अपॉन t, तो ये x अपॉन t और एवरेज वेलोसिटी, ये दोनों की वैल्यू यदि मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो सेम आएगी। इसका मतलब है यहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होती है। ओके, तो अभी अपने को 4 पार्ट जो डिस्कस करना था, फर्स्ट पार्ट कि we just remember how to plot the diagram। तो डायग्राम यानी जो ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ बनाने के लिए आधा मास, नेचर ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का नेचर क्या है देख लो,
ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। उसके बाद वेलोसिटी आई, तो यहाँ दो टाइप की वेलोसिटी बनी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हुआ, तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा एट पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी दैट इज x अपॉन t, और ये वैल्यू और ये एवरेज वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी सेम हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये वो अपना सेकंड पार्ट, ये पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तीसरा पार्ट है बेटा, यदि पार्टिकल एट रेस्ट है तो बता दिए 4 पॉइंट, पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी उसके 4 पॉइंट्स, और अब ये दोनों मोशन नहीं कर रहा है तो पार्टिकल क्या कर सकता है? पार्टिकल मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम। तो उसके लिए ये तीसरा पार्ट आएगा, ये पार्टिकल मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब जब वेरिएबल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस पार्टिकल परफॉर्म एक्सेलरेशन। सिंपल बात है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन। फिर से यहां वही 3 पार्ट आएंगे। पहला ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ हो गया व्हेन पार्टिकल मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी। पहले अपने को बताना है नेचर ऑफ द ग्राफ। ग्राफ का नेचर क्या होगा? व्हेन पार्टिकल मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी ग्राफ इज कर्व। ग्राफ क्या करेगा? कर्व करेगा। ओके, ये हो गया नेचर ऑफ द ग्राफ। आधा मास डायग्राम पे आधा मास नेचर एक्सप्लेन करने के। नेचर कैसे एक्सप्लेन करोगे? व्हेन पार्टिकल मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी ग्राफ इज अ कर्व। ओके, एंड देन सेकंड पार्ट ग्राफ का नेचर हो गया। सेकंड पार्ट वेलोसिटी, यहां पर भी एवरेज वेलोसिटी आएगी और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो तो देन ये कर्व का जो स्लोप बनेगा, मान लो एक पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है, ये है या जहां डिस्प्लेसमेंट बनता है x1, और ये पॉइंट है जहां डिस्प्लेसमेंट बनता है x2। ये पॉइंट पे टाइम है t1, ये पॉइंट पे टाइम है t2, और वैसे भी अपन ने वेलोसिटी यानी स्लोप बोला है, तो इस ग्राफ का मतलब कर्वेचर का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ कर्व, ओके, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी के लिए अपन फॉर्मूला यूज करेंगे फिर v एवरेज वेलोसिटी, एवरेज लिख लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी x2 माइनस x1, और चेंज टाइम इंटरवल कितना बना? t2 माइनस t1, दैट गिव्स मतलब स्लोप ऑफ कर्व, कर्वेचर, दैट इज गिव्स एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बोला गया यहां क्योंकि यहां एवरेज वेलोसिटी अलग बनती है और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी अलग बनती है। तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कैसे बनेगी? तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी यानी एक इंस्टेंट की बात है, कोई भी इंस्टेंट में अपन को जब वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो जो इंस्टेंट की बात की है वो अपन एक पॉइंट प्लॉट किए, जैसे मान लो मैंने ए पॉइंट, तो देन वी हैव टू मेक अ टेंजेंट टू दैट पॉइंट एंड टेंजेंट ऑफ द स्लोप दैट गिव्स इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू मेक टेंजेंट, फॉर्मूला सेम बन रहा है। देखो इंस्टैंटेनियस का वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बन रहा है वो भी फॉर्मूला सेम है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, बट दोनों में डिफरेंस है क्योंकि यहां x2 माइनस x1 t2 माइनस t1 that is the slope of curve and that gives average velocity। यहां पर भी ये अपन ने जो पॉइंट पे जो इंस्टेंट पे अपने को वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, तो भी मेक अ टेंजेंट एंड टेंजेंट का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट गिव्स इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंस है। ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? स्लोप ऑफ कर्व, ये कर्व का स्लोप, और ये जो फॉर्मूला है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। इज इट क्लियर? हाँ स्टूडेंट, अभी मोशन से रिलेटेड सबसे लास्ट पार्ट काइनेमेटिकल इक्वेशंस,
देखो काइनेमेटिकल इक्वेशन, जब काइनेमेटिकल बोला जाता है तो काइनेटिक यानी क्या होता है? मोशन, मोशन से रिलेटेड इक्वेशंस। ये आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हो, फिर से रिवीजन इसकी आपके 12th स्टैंडर्ड के लास्ट चैप्टर तक की जरूरत रहेगी। देखो सबसे पहले इक्वेशन बताने के पहले इसमें जो टर्म इन्वॉल्व हो रही है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो लीनियर मोशन के बारे में, टाइप ऑफ मोशन अपन डिस्कस किए, लीनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। उसमें लीनियर मोशन यानी क्या होता है? लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन में, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। मान लो पार्टिकल या बॉडी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से निकला है और वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है अप टू बी, मींस द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अब जब पार्टिकल जब स्टार्ट होता तो इनिशियल वो कैसा है? रेस्ट है। तो उसमें इनिशियल जब निकलता है ए से तो उसकी वेलोसिटी है 0, रेस्ट था, वेलोसिटी 0। एंड व्हेन द पार्टिकल रीच टू बी, its final velocity when reach to b, that is v। तो u means क्या बेटा बोलो? vu means initial velocity when start at position a, and v is the final velocity when reach at point b। और a से b तक पहुंचने के लिए उसको सपोज जो टाइम लग रहा है that is t, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लास्ट पीरियड में अपना हो चुका है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी, और ए से बी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन रहा है वो है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यस। तो अभी अपने को कुछ टर्म्स का, वो जो इक्वेशन में इन्वॉल्व होने वाले टर्म्स का मीनिंग समझना है। तो व्हाट इज यू? इनिशियल वेलोसिटी, जब वो स्टार्ट हो रहा है तब वहां रेस्ट था, रेस्ट था मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है। और v उसकी फाइनल वेलोसिटी व्हेन रीच टू b। चलो u का मतलब समझे इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब समझे फाइनल वेलोसिटी। t a से b जाने के लिए उसको लगा हुआ टाइम, दैट इज टाइम टेकिंग टू मूव फ्रॉम स्टार्ट पोजीशन टू द लास्ट पोजीशन। एंड a मींस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बारे में अपन ने लास्ट पीरियड में डिस्कस कर चुके। तो पूरे 4 टर्म जो इन्वॉल्व होने वाले है फॉर्मूले में वो मालूम हो गई। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम टेकन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, एंड a इज द एक्सेलरेशन। सो देन काइनेमेटिकल इक्वेशन मतलब मोशन से रिलेटेड जो इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है लीनियर मोशन में, ऐसे और आएंगे। नेक्स्ट इसमें रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोशन में, और इसी तरीके से इक्वेशन बनने वाले। यदि आपको 3 इक्वेशन मालूम होते हैं तो आपको फाइनल इक्वेशंस रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोशन के सिमिलर रहेंगे, पता चल जाएंगे। तो काइनेमेटिक का पहला इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at। सभी टर्म का मतलब मालूम है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। ऑलवेज दिमाग में ऐसा फिट कर दो कि मैं कभी भी आपको पूछूं कि व्हाट्स द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस at। सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, यस मींस डिस्प्लेसमेंट, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें जितनी टर्म्स इन्वॉल्व हुई है सबका मीनिंग पहले ही यहां क्लियर कर दिया है। तो ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बोला है तो ध्यान में रखना, वही बताना, दूसरा नहीं, चेंज नहीं होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन ये, second equation s equals to ut plus half at square, and third equation v square equals to u square plus twice as। यहां ये अपना मोशन का पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट अपन नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट कर देंगे।